हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब सेफ होंगे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़े थे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रिकॉल करा रही हूँ, वो फंडामेंटल ट्रूथ है, वो गाइडलाइंस है जो एक मैनेजमेंट की हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ये 3 प्रिंसिपल पढ़े थे। फर्स्ट प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क, सेकेंड प्रिंसिपल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड प्रिंसिपल डिसिप्लिन। और ये प्रिंसिपल जो हैं जनरल प्रिंसिपल्स हैं। 2 टाइप के प्रिंसिपल्स होते हैं, एक जनरल प्रिंसिपल और एक साइंटिफिक प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल हैं ये जनरल प्रिंसिपल में आते हैं और आप सबको मालूम है कि ये प्रिंसिपल दिए थे हेनरी फ्योल ने। जनरल प्रिंसिपल आर 14, जिसमें से हम अभी कर चुके हैं सिर्फ 3। तो आप लोगों को मैं रिकॉल कराती हूँ ये प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिवीजन ऑफ वर्क। अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल द होल वर्क शुड डिवाइडेड इन small parts and each part is given to an particular individual so that he will become specialized one day. Second, authority and responsibility. इस प्रिंसिपल को समझने से पहले अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग क्लियर करते हैं। अथॉरिटी मीन्स power of taking decision and responsibility means obligation of completion the job complete करने का जो obligation होता है, जो हमें that is called responsibility। तो इस प्रिंसिपल में हेनरी फ्योल ने क्या कहा। हेनरी फ्योल insist that there should be balance, there should be parity between authority and responsibility। मतलब कि दोनों को मैच करके किसी इंडिविजुअल को दो, जो आपने अथॉरिटी दी है उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, और अगर आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसी के अकॉर्डिंग आप इंडिविजुअल को अथॉरिटी दो। थर्ड प्रिंसिपल डिसिप्लिन। डिसिप्लिन रेफर्स टू रूल्स एवरीवन नोस, रेगुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट कमिटमेंट। डिसिप्लिन में रूल्स और रेगुलेशंस तो हर किसी को पता होते हैं, बट एम्प्लॉयमेंट कमिटमेंट आप लोगों के लिए एक नई बात है। व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट कमिटमेंट? एम्प्लॉयमेंट कमिटमेंट रेफर्स टू कमिटमेंट टूवर्ड्स ईच अदर। ईच अदर कौन? एक्सप्लेन किया था मैंने लास्ट क्लास में भी। ईच अदर, देयर आर 2 ग्रुप्स, वन इज सुपीरियर एंड वन इज सबऑर्डिनेट। जो सुपीरियर ने अपने कमिटमेंट किए हैं सबऑर्डिनेट के साथ उनको फुलफिल करने हैं, और जो सबऑर्डिनेट ने अपने कमिटमेंट किए हैं सुपीरियर के साथ उनको फुलफिल करने हैं। तब जाके किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन होता है। ये हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इन प्रिंसिपल्स के पॉजिटिव एंड कॉन्सिक्वेंसेस इफेक्ट भी मैंने आपको बताए थे। पॉजिटिव क्या होते हैं कि प्रिंसिपल को फॉलो करने से ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट है, दैट आर द पॉजिटिव। एंड कॉन्सिक्वेंसेस, प्रिंसिपल के नेगेटिव इफेक्ट नहीं। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है कि इफ एन ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट फॉलो दैट प्रिंसिपल तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल पर, दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल फ्योल इंसिस्ट दैट one subordinate receives order from one boss only। कि एक सबऑर्डिनेट को एक ही बॉस से एक टाइम पे ऑर्डर मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो सबऑर्डिनेट जिसको एक ही टाइम में 2, 3, 4 बॉसेस से ऑर्डर मिल गए हैं वो कंफ्यूज हो जाएगा कि हुज ऑर्डर एग्जीक्यूट फर्स्ट, कि किस बॉस का ऑर्डर मैं पहले मानूं, किसका काम मैं पहले पूरा करूं। एक तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी उसके माइंड में। दूसरा क्या होगा? दूसरा ये होगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज ये हमारा है एक प्रोडक्शन मैनेजर, ये है हमारा एक सेल्स मैनेजर, ठीक है, और ये है एक हमारा सबऑर्डिनेट, इंडिविजुअल सबऑर्डिनेट, व्हाटएवर या एम्प्लॉय कुछ भी कह सकते हैं। प्रोडक्शन मैनेजर ने सबऑर्डिनेट को कहा कि आपको क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए ना अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी। ठीक है, आप क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओ। सेम टाइम उसी टाइम सेल्स मैनेजर आया, उसने सबऑर्डिनेट को कहा कि आप अपनी स्पीड बढ़ाओ, हमें इतना सारा ऑर्डर मिला है, हम कैसे पूरा करेंगे। अब सबऑर्डिनेट तो फंस गया ना भाई,
कि प्रोडक्शन मैनेजर की सुनूं या सेल्स मैनेजर की? और आप सबको पता है कि ये जो बोथ मैनेजर हैं इनकी रैंक सेम है, इनका लेवल सेम है। दोनों जो मैनेजर हैं वो मिडिल लेवल पर आते हैं। तो ये सबऑर्डिनेट कंफ्यूज हो जाएगा, प्रोडक्शन मैनेजर की सुनूं या सेल्स मैनेजर की? एक तो इसको कंफ्यूजन क्रिएट हुई, ये हो गया जी। दूसरा क्या हुआ, ये जो मैनेजर हैं अगर ये सबऑर्डिनेट प्रोडक्शन मैनेजर के अकॉर्डिंग अपनी स्पीड कम करता है, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाता है, तो सेल्स मैनेजर को हर्ट होता है। अगर सेल्स मैनेजर की सुनता है, स्पीड बढ़ाता है, तो प्रोडक्शन मैनेजर को हर्ट होता है क्योंकि क्वालिटी गुड्स नहीं बनेंगी। तो दूसरा क्या हुआ, ईगो क्लैश हो गई। किसके बीच में? मैनेजर्स के बीच में। तो ये ईगो क्लैश ना हो, सबऑर्डिनेट को कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हेनरी फ्यूल ने इस प्रिंसिपल को इन्वॉल्व किया कि एक बार में एक बॉस को ही एक सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देना है। ठीक है, आपको ये, आई होप कि आपको ये प्रिंसिपल का मीनिंग समझ आ गया होगा। मैंने आपको कहा था कि अगर आपको प्रिंसिपल का मीनिंग समझ आ गया तो आप उसके पॉजिटिव और कॉन्सिक्वेंसेस अपने आप लिख सकते हैं। पॉजिटिव मतलब इफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉलो दिस प्रिंसिपल, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या बेनिफिट होंगे। तो क्या बेनिफिट होगा, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इस प्रिंसिपल को फॉलो करती है तो पहला क्या होगा कि जो हमारा सबऑर्डिनेट है वो कंफ्यूज नहीं होगा, इट्स मीन नो कंफ्यूजन। सेकंड क्या होगा, मैंने आपको यही समझाया, सेकंड क्या होगा कि जो हमारे मैनेजर्स है, एक ही लेवल के मैनेजर्स है, उनकी ईगो क्लैश नहीं होगी, नो ईगो क्लैश। आपके लिए एक बात बता दूं जो पहले ही बताई थी कि अगर हम पॉजिटिव को रेसिप्रोकल कर दें तो वो हमारे कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं। फिर बता रही हूँ, फिर रिपीट कर रही हूँ कि कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब ये नहीं होता कि अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो उसके नेगेटिव क्या होंगे, नहीं। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है कि अगर हम इन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, दैट आर द कॉन्सिक्वेंसेस। क्या है इधर कि कंफ्यूज नहीं हो रहा है एम्प्लॉय, तो कॉन्सिक्वेंसेस में क्या हो जाएगा, अगर एक साथ में बहुत सारे जो बॉस है उसको ऑर्डर दे रहे हैं तो एम्प्लॉय क्या होगा, कंफ्यूज होगा। ठीक है, कंफ्यूज होगा। सेकंड, अगर जो सबऑर्डिनेट है उसको एक ही बॉस ऑर्डर दे रहा है तो जो सेम लेवल के बॉसेस हैं इनमें कोई भी क्लैश, ईगो नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा इधर, ईगो क्लैश। अगर एक साथ बहुत सारे बॉर्डर और जो आपके बॉस है वो ऑर्डर दे रहे हैं तो। ठीक है, क्लियर। अब मैं आपको 2-3 सेकंड का पॉज दे रही हूँ, आप इसको राइट डाउन करो या स्क्रीनशॉट लो। आई होप आपको यूनिटी ऑफ कमांड क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इस प्रिंसिपल में पहले तीनों वर्ड का मीनिंग क्लियर करेंगे। यूनिटी मतलब एक, डायरेक्शन का मतलब दिशा। एक दिशा, किसकी एक डायरेक्शन, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है, हेनरी फ्यूल ने कहा है कि अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल वन हेड वन प्लान। इधर हेड से मतलब है डिपार्टमेंट से, इधर हेड से मतलब है डिपार्टमेंट से, डिवीज़न से, कि पूरे एक डिवीज़न के लिए सिर्फ एक ही प्लान हो ताकि उस जो डिवीज़न में मेंबर्स काम कर रहे हैं उन सब की डायरेक्शन भी सेम हो। अगर आपको पता है कि डायरेक्शन एक ही ग्रुप में काम करने वाले लोगों की डायरेक्शन सेम नहीं होगी तो उनका ग्रुप गोल कभी भी अचीव नहीं होगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल वन हैड वन प्लान ओनली फॉर अचीविंग द ग्रुप गोल्स। ठीक है, अब इस प्रिंसिपल को भी हमें एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो मल्टी प्रोडक्ट बना रही है। हाँ बेटा, उससे पहले एक मैं बात बता दूं आप लोगों को कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बोलते हैं मैम आप हमेशा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का ही एग्जाम्पल देती हो, क्यों इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का या हमारे घर से उस एग्जाम्पल को रिलेट क्यों नहीं करती? मैं एक्सटर्नल ऑफिसर हूँ, मैं भी सीबीएसई की कॉपी चेकिंग करने चाहती हूँ। अगर स्टूडेंट्स ने एग्जाम्पल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अपने घर के लिखे होते हैं तो सीबीएसई हमें उन पर मार्क्स देने के लिए परमिट नहीं करता।
आप सबको पता है हमारे पास एक आंसर की आती है, उसके अकॉर्डिंग हमें मार्क्स देने होते हैं। तो और बच्चों के साथ क्या है कि जो एग्जाम्पल टीचर ने दिए उनके वो यहाँ पर सेट हो जाते हैं, और जब वो एग्ज़ाम में लिखते हैं तो उन्हीं एग्जाम्पल को लिखते हैं। उन्होंने तो लिख दिया, उनको लग रहा है हमने बिल्कुल ठीक लिखा, हमारे टीचर ने भी तो यही एग्जाम्पल दिया था। बट जब बात आती है कॉपी चेकिंग की, तो CBSE नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हम लोग उन क्वेश्चन पर मार्क्स नहीं दे सकते। इसीलिए मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल देती हूँ, ताकि जो चेकर है उसको इफेक्टिव लगे और उसको मार्क्स देने ही पड़े। ठीक है, चेकर हूँ तो थोड़ा बहुत तो फ़ायदा आप भी उठाओ ना। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये बनाती है 3-4 प्रोडक्ट। वन हेड का मतलब मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ। वन हेड मीन्स वन डिपार्टमेंट, वन डिवीज़न। एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये बनाती है 2, 3, 4 प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल ये बनाती है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, ठीक है, मेडिसिन्स बना रही है और क्लोथ्स। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के 3 डिवीज़न हो गए, कॉस्मेटिक, मेडिसन और क्लोथ। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि ईच डिवीज़न के जो टारगेट्स हैं वो सब क्या होने चाहिए, सेपरेट, एक दूसरे के से मिलने नहीं चाहिए। इन सब की जो मार्केट है वो भी अलग अलग है। तो अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल ये जो डिवीज़न है इनका फुल फोकस होना चाहिए अपने अपने टारगेट पर, अपनी अपनी मार्केट पर। मतलब एक ग्रुप हो गया कॉस्मेटिक का, ये क्या हो गया, एक ग्रुप। अगर इस ग्रुप में 100, 50, 200 जितने लोग भी काम कर रहे हैं उन सब के लिए डायरेक्शन एक होनी चाहिए, उन सब के लिए टारगेट एक होना चाहिए। दैट मीन्स वन हेड, वन प्लान फॉर अचीविंग द ग्रुप गोल। सपोज ऐसा नहीं हुआ, एक डिपार्टमेंट में 100, 200, 300 जितने भी लोग वर्क कर रहे हैं उन सब की डायरेक्शन अलग अलग हुई, तो डू यू थिंक कि उस ग्रुप के गोल अचीव होंगे? नहीं होंगे। इसीलिए हेनरी फ्यूल ने इंसिस्ट किया कि एक डिपार्टमेंट में, एक ग्रुप में जितने भी लोग एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उन सब की डायरेक्शन हो सेम, सो दैट दे कैन अचीव देयर और ग्रुप गोल। ग्रुप गोल मीन्स डिपार्टमेंटल गोल। क्लियर? मैं फिर आप लोगों को 2 मिनट का पॉज दे रही हूँ, आप इसको चाहे स्क्रीनशॉट लो या इसको राइट डाउन करो। नेक्स्ट प्रिंसिपल स्टार्ट करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसके पॉजिटिव और कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आपको प्रिंसिपल का मीनिंग क्लियर है तो आप पॉजिटिव और कॉन्सिक्वेंसेस 1 सेकेंड में बता सकते हो। तो पॉजिटिव क्या होंगे? अगर पूरे ग्रुप के, पूरे डिपार्टमेंट के डायरेक्शन टूवर्ड्स टू गोल है तो सबसे पहला पॉजिटिव क्या होगा? अचीवमेंट ऑफ गोल। ठीक है, और क्या होगा? पूरे डिपार्टमेंट, पूरे हेड, पूरे जो इधर डिपार्टमेंट है, डिवीज़न है, जितने भी मेंबर्स वर्क कर रहे हैं सबके डायरेक्शन सेम है, सबको सबका पाथ क्लियर है, तो उनमें क्या होगा? कोई कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। तो क्या क्रिएट होगा? कोऑर्डिनेशन। सेम एज इनका रेसिप्रोकल कर दो, वाइसी वर्सा कर दो, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? कॉन्सिक्वेंसेस। अगर हमारा पॉजिटिव है अचीवमेंट ऑफ गोल, तो हमारा कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो जाएगा? डिफिकल्टी इन अचीवमेंट ऑफ गोल, डिफिकल्टी इन अचीवमेंट ऑफ गोल। पॉजिटिव है कोऑर्डिनेशन, तो सेकंड क्या हो जाएगा? कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो जाएगा? डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन। क्योंकि एक अगर ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं सबके डायरेक्शन सेम नहीं है, वो जा रहा है इस डायरेक्शन में, वो जा रहा है उस डायरेक्शन में, तो कन्फ्लिक्ट्स होंगे, ग्रुप गोल जो है वो अचीव नहीं हो पाएंगे, कोऑर्डिनेशन भी क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये प्रिंसिपल कंप्लीट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, राइट डाउन करो, मैं पॉज दे रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ये हम 5 प्रिंसिपल्स क्लियर कर चुके हैं। नाउ 6th प्रिंसिपल, दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ individual interest to journal interest। इस प्रिंसिपल का नेम भी
इस प्रिंसिपल का जो नेम है वो इसकी एक्सप्लेनेशन को, इसके मीनिंग को क्लियर करता है। सबऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेशन स्टैंड्स फॉर अधीन, नीचे, ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट है, इंडिविजुअल स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयज, इंडिविजुअल स्टैंड्स फॉर सबऑर्डिनेट्स, कि जो इंडिविजुअल्स का इंटरेस्ट है वो डाउन है, अधीन है, किसके? टू जनरल इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट के अधीन है। अब इसको मैं क्लियर करती हूँ प्रिंसिपल को, कि हेनरी फ्योल कहते हैं, एज यू नो, कि हर ऑर्गेनाइजेशन में दो ग्रुप हैं, एक है हमारा सुपीरियर का ग्रुप, मैनेजमेंट का ग्रुप, ऑनर का ग्रुप, और एक है हमारे सबऑर्डिनेट्स का ग्रुप। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो ऑनर है, उनका इंटरेस्ट क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं उनका इंटरेस्ट किस में है? टू अर्न मनी। तो हेनरी फ्योल कहते हैं कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसको अपने इंटरेस्ट की बजाय, मतलब अपने प्रॉफिट की बजाय किसके बारे में सोचना है? ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के बारे में। तो क्या कहता है ये प्रिंसिपल? अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट should take priority या सुपरसेट, प्रायोरिटी भी कह सकते हैं, सुपरसेट भी कह सकते हैं, above the इंडिविजुअल इंटरेस्ट, कि इंडिविजुअल को अपने इंटरेस्ट के कंपैरेटिवली, अपने प्रॉफिट के कंपैरेटिवली ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ऊपर रखना है। ऐसा क्यों? आप एक बात बताओ, अगर ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा तो इंडिविजुअल्स को भी बेनिफिट होगा, उनकी सैलरी टाइम पर मिलेगी। हो सकता है अगर किसी ईयर ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जब सारा प्रॉफिट शेयर हो जाएगा, शेयर होल्डर्स को दे दिया, डिविडेंड वगैरह सब डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद जो प्रॉफिट बचा है उसमें से वो अपने इंडिविजुअल्स, अपने एम्प्लॉयज़ को भी प्रॉफिट का एक पार्ट देगी, कुछ परसेंटेज देगी। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होता है तो उसका बेनिफिट इंडिविजुअल्स को भी मिलता है। बट अगर इंडिविजुअल अपने बारे में सोचें तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो गया, तो क्या होगा? जो इंडिविजुअल्स है उनको प्रॉफिट नहीं होगा। सो क्या होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन की जो इंटरेस्ट है, इंडिविजुअल्स को उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को सुपरसेट रखना चाहिए, अपने इंटरेस्ट से ऊपर रखना चाहिए। अब आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, एक प्रोडक्शन मैनेजर है ए, ठीक है, इसका प्रोडक्शन मैनेजर कह लो, या हम बात करेंगे परचेज डिपार्टमेंट की तो आपको जल्दी क्लियर होगा। ये ए है, वो वर्क करता है परचेज डिपार्टमेंट में, ठीक है। परचेज डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? रॉ मटेरियल परचेज करना, मशीनरी परचेज करना, या जो भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो परचेज करना। ए है, परचेज मैनेजर है, इनको मार्केट से रॉ मटेरियल परचेज करना है, ठीक है। अब वो जब मार्केट सर्वे करने गए तो उनको रॉ मटेरियल मिल रहा था 100 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। अब ये जो परचेज डिपार्टमेंट में है ए, इसका एक रिलेटिव भी था जो रॉ मटेरियल की सप्लाई करता था, बट वो दे रहा था 140 रुपीज़ पर केजी। अगर ये परचेज डिपार्टमेंट में जो पर्सन है ए, जो परचेज मैनेजर है, वो रॉ मटेरियल अपने रिलेटिव से खरीदता है 140 रुपीज़, तो उस 140 में कितने अबव हो गए? 40 रुपीज़ ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट से जो चीज़ उसको 100 रुपये की मिल रही है, अपने रिलेटिव से वो चीज़ वो 40 रुपये की खरीद रहा है। हो सकता है कि इस 40 रुपये में इसका कमीशन हो, ठीक है, बट ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो गया? 40 रुपीज़ का लॉस। तो ए को ऐसा कुछ भी नहीं करना। ए को अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल क्या करना है? उसको उस मार्केट से रॉ मटेरियल परचेज करना है जिसका रेट कम है, ताकि उसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिल सके, और ऑर्गेनाइजेशन को जो बेनिफिट होगा वो बेनिफिट डिवाइड हो हर एक इंडिविजुअल में। अगर ये काम होता है तो उसका बेनिफिट सिर्फ ए को मिलता है ना, सारे जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं उनको तो नहीं मिलेगा ना। इसलिए ए को क्या करना है?
अपने इंटरेस्ट को ना देखते हुए, मतलब अपने 40 रुपीज़ को नहीं देखना, उसको क्या देखना है, ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा किस में है भाई, ऑर्गेनाइजेशन को 100 रुपीज़ जहाँ से मैं खरीद रहा हूँ वहाँ फ़ायदा है, तो इसको ये डिसीज़न लेना चाहिए। ठीक है, तो मैनेजमेंट कहीं कंफ्यूज ना हो, इसलिए हेनरी फ्योल ने ये प्रिंसिपल दिया कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी है, उसके इंटरेस्ट को सुपरसेट करना है, ऊपर रखना है। किससे ऊपर रखना है, इंडिविजुअल के इंटरेस्ट से। क्लियर, सबको समझ आया ये? अच्छा, एज यूजुअल जैसे हम सब प्रिंसिपल में पॉजिटिव और कॉन्सिक्वेंसेस लिख रहे हैं वो लिखेंगे, तो पहले आप इसको प्रिंसिपल को चाहे स्क्रीनशॉट लो या राइट डाउन करो। अच्छा, इस प्रिंसिपल को आपने क्लियर कर लिया कि अगर ये प्रिंसिपल फॉलो करते हैं मैनेजर्स, तो जो दो ग्रुप है ऑर्गेनाइजेशन के, एक ऑनर ग्रुप और एक आपका सबऑर्डिनेट ग्रुप, दोनों के इंटरेस्ट जो हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ होंगे। जब दोनों के इंटरेस्ट सेम हैं तो क्या होगा, इजी इन कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन को क्रिएट करने में इजी होगा किसको, मैनेजर्स को। ठीक है, और क्या होगा, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। आपको एक बात बताऊं, जो ये अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, ये एक एज अ पॉजिटिव इफेक्ट है जो हर प्रिंसिपल को यूज़ करने के बाद होगा। क्योंकि ये प्रिंसिपल बने किस लिए, इसलिए तो बने ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके। तो इस पॉजिटिव इफेक्ट को आप हर प्रिंसिपल में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसके करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस में मैंने क्या बताया था, वाइसी वर्सा। इधर हम कह रहे हैं इज इन कोऑर्डिनेशन, अगर दोनों ग्रुप के इंटरेस्ट अलग अलग हैं, ऑनर ग्रुप के यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट और जो उधर एम्प्लॉयज़ हैं उनके इंटरेस्ट अलग हैं, तो दोनों में कन्फ्लिक्ट्स होंगे। क्या मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन। सेकंड, नो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जब दोनों अपने बारे में सोच रहे हैं, इंडिविजुअल अपने बारे में सोच रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच ही नहीं रहा, वो तो बस ये देख रहा है मुझे कैसे बेनिफिट हो, तो उससे क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशनल के गोल हैं वो अचीव नहीं हो पाएंगे। नो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। क्लियर, आपको ये प्रिंसिपल क्लियर हो गया। अब हम टोटल 6 प्रिंसिपल कर चुके हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, बार बार रिकॉल कराऊंगी, द होल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स। Authority and responsibility, there should be parity, there should be matching between authority and responsibility. Discipline, भूलना नहीं, rules everyone knows, regulation भी सबको पता है, but आपके लिए नया क्या है, एम्प्लॉयमेंट कमिटमेंट। सुपीरियर ने जो कमिटमेंट किया है सबऑर्डिनेट के साथ उसको पूरा करना है, और सबऑर्डिनेट ने जो कमिटमेंट किया है सुपीरियर के साथ उसको पूरा करना है। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड, एक टाइम में एक ही बॉस ऑर्डर दे सबऑर्डिनेट को। अगर एक से ज़्यादा बॉस ने ऑर्डर दे दिया तो ही विल बी कंफ्यूज, हाँ, और उसको एक ही मौका और मिल जाएगा कहने का कि मैं किसका काम पहले करता, वो अपना काम पूरा करेगा ही नहीं। ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन हेड वन प्लान। वन हेड स्टैंड्स फॉर वन डिवीजन, वन डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट में जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स काम कर रहा है उन सब के लिए जो डायरेक्शन है वो सेम हो, ताकि वो पर्टिकुलर अपने ग्रुप के लिए गोल्स को अचीव कर सके। एंड 6 वन इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, कि इंडिविजुअल्स को, इंडिविजुअल स्टैंड्स फॉर सबऑर्डिनेट्स, कि सबऑर्डिनेट को अपने इंटरेस्ट को नीचे रखना है, अधीन रखना है। किसके नीचे रखना है, जनरल इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के नीचे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सबको 6 प्रिंसिपल क्लियर हो गए होंगे। फिर मैं आपसे पॉज लेती हूँ 2-3 मिनट का, आप लोग इसको राइट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल करते हैं। ओके, तो 6 प्रिंसिपल हम कर चुके हैं। नाउ 7th प्रिंसिपल, रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज। दैट इज वेरी सिंपल प्रिंसिपल। रेम्यूनरेशन मीन्स रिटर्न्स, या आप लोगों की लैंग्वेज में कहें तो रेम्यूनरेशन का मतलब सैलरी। अगर एक रेगुलर एम्प्लॉय है तो, और अगर एक वर्कर है तो उसके लिए वेजेस। अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल, फ्योल ने इंसिस्ट किया है कि मैनेजर शुड प्रोवाइड रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज, बट कितनी, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क।
वर्क के अकॉर्डिंग तो देना ही देना है, बट अप टू देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एटलीस्ट उनको अपने वर्कर्स को, सपोज मैं कह रही हूँ अकॉर्डिंग टू वर्क देना है, अब कोई वर्कर है वो इतने अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा, फिर भी एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है ताकि उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हो सके, मतलब वो अपनी जो लाइफ है उसको सर्वाइव कर सके। ये जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वर्ड, ये वर्ड आपकी हेल्प करेगा केस स्टडी क्रैक करने में। रेम्यूनरेशन मीन्स सैलरी। क्या कहा है फियोल ने? फियोल ने मैनेजर्स को कहा है मैनेजर शुड प्रोवाइड सैलरी, रिटर्न्स या वेजेस अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। वर्क के अकॉर्डिंग तो देनी है, ठीक है, जो पर्सन जितना काम कर रहा है उसको उतनी सैलरी देनी है, बट उनको एक ऐसा स्टैंडर्ड तैयार करना है कि उनकी जो स्टैंडर्ड, जो बेसिक जो नीड है वो एटलीस्ट फुलफिल हो सके। ठीक है, एक उन्होंने एक बेसिक सैलरी बना ली, उतनी तो देनी ही देनी है। अगर कोई पर्सन उससे अच्छा काम कर रहा है तो उसको ऐड ऑन कर दो, उसकी सैलरी इंक्रीज कर दो, बट अगर वो पर्सन अच्छा काम नहीं कर रहा फिर भी जो हमारे मैनेजर्स हैं उनको इतनी सैलरी प्रोवाइड करनी ही करनी है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे रियल लाइफ का एग्जांपल है, वर्कर्स काम करते हैं, जितने भी वर्कर्स जो ये बिल्डिंग्स वगैरह बनती है, घर बनते हैं, एक तो होता है हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को लेकर आता है, बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं। अब कई वर्कर क्या होते हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, वो यंग हैं, उनमें एनर्जी ज़्यादा है, वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन कई वर्कर जो हैं वो थोड़े से ओल्ड एज हैं, उनके अंदर एनर्जी कम है, तो वो भी काम कर रहे हैं। बट फियोल ने क्या कहा है कि दोनों वर्कर की जो एटलीस्ट मिनिमम सैलरी है ना, जो मिनिमम वेजेस हैं, उनको सेम मिलनी चाहिए। हाँ, अगर जो जिस पर्सन में ज़्यादा एनर्जी है वो ज़्यादा काम कर रहा है तो आप उसको ऐड ऑन तो कर सकते हो। जैसे जो यंग हैं हमारे वर्कर्स, वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, उनको एक बेसिक से एक्स्ट्रा तो दे सकते हो, बट एटलीस्ट एक बेसिक, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो आपको हर वर्कर को देनी है, चाहे वो इतना अच्छा काम कर रहा है या नहीं। अब ये जो रेम्यूनरेशन की हम बात कर रहे हैं ना, हम बात करेंगे आगे साइंटिफिक प्रिंसिपल को भी। साइंटिफिक प्रिंसिपल में इस प्रिंसिपल को क्रिटिसाइज किया है, ठीक है, वो हम बाद में समझेंगे। लेकिन इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हेनरी फियोल ने मैनेजर्स को इंसिस्ट कर दिया कि आपको इतनी सैलरी देनी ही देनी है भाई, अकॉर्डिंग टू वर्क तो देनी देनी है। ठीक है, जो पर्सन अच्छा काम कर रहा है, जो वर्कर अच्छा काम कर रहा है उसको दो, बट एटलीस्ट आपको इतना हर किसी को देना है कि उसकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हो सके, मतलब अपने लाइफ को वो सर्वाइव कर सके। इसीलिए हाँ, एक एग्जांपल देती हूँ, ये जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात है, जो बेसिक रेम्यूनरेशन की बात है, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक जो डेली वेजेस हैं, जो हमारे मजदूर हैं जो डेली काम करते हैं, उसको एक फिक्स कर दिया है कि आपको इतनी वेजेस तो देनी ही देनी है, वेदर ही इज परफॉर्मिंग गुड और बैड। बताया ना सबको कि गवर्नमेंट ने जो डेली वर्कर है उनकी एक वेजेस फिक्स की हुई है कि इससे कम नहीं देंगे। अगर इससे कम कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको पे कर रहा है तो आप गवर्नमेंट में जाकर उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है रेम्यूनरेशन? रेम्यूनरेशन मीन्स मैनेजर मस्ट प्रोवाइड रिटर्न्स, मतलब जो भी काम कर रहे हैं उसके बदले में मिलने वाला प्रतिफल, रिटर्न्स, सैलरी और वेजेस टू एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू देयर वर्क एंड वर्ड क्यों लिख रही हूँ कि वर्क के अकॉर्डिंग तो देना ही है भैया। जो अच्छा वर्क कर रहा है, जो बहुत मेहनत से काम कर रहा है, उसको ज़्यादा देना है, बट एक जो स्टैंडर्ड है ऐसा कि लाइफ सर्वाइव सब कर पाएँ, उतना भी उनको देना ही देना है। इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारी गवर्नमेंट ने जो डेली वेजेस हैं उसको फिक्स कर दिया है। ठीक है, समझ आया सबको? अब अगर प्रिंसिपल समझ आ गया तो पॉजिटिव और कॉन्सिक्वेंसेस आप दोनों निकाल सकते हैं। पॉजिटिव क्या कि अगर ऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स को एक इतनी सैलरी दे रही है, अकॉर्डिंग टू वर्क दे रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बेसिक सैलरी दे रही है, तो उससे क्या होंगे, हमारे एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होंगे कि भाई हम जब कम काम कर रहे हैं, हमें स्टैंडर्ड इतना तो मिल ही रहा है कि हम अपनी लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं, अगर हम ज़्यादा काम करेंगे तो जैसे और वर्कर को ज़्यादा मिल रही है तो मुझे भी मिलेगा, तो इससे वो क्या होता है, मोटिवेट। और जब एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होकर काम करता है तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो होती है इम्प्रूव। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब इसको आपको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ।
सपोज ए और बी दो वर्कर हैं, ठीक है। ए जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, उसको नॉलेज बहुत ज़्यादा है, वो काम कर रहा है, वो यूनिट्स बना रहा है। बी जो है उसको थोड़ी नॉलेज कम है, उसकी एनर्जी कम है, तो वो भी काम तो कर रहा है बट कम यूनिट्स बना रहा है। अब बी को क्या हुआ, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ए और बी को एक मिनिमम सैलरी तो दे रही है, बट ए को उस मिनिमम में ऐड करके दे रही है, क्योंकि ए 3 यूनिट बना रहा है, ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, और जो बी है वो काम तो कर रहा है लेकिन उतना नहीं अच्छा कर पा रहा, तो उसको एक मिनिमम तो वो दे ही रहा है, मिनिमम सैलरी तो वो दे ही रहा है। तो बी के माइंड में क्या आएगा, यार अगर मैं भी एक ही तरह अच्छा काम करूँ ना तो मुझे भी मिनिमम सैलरी प्लस बेनिफिट मिलेगा जितना मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। तो इससे बी भी क्या होगा, मोटिवेट। पॉजिटिव क्या हो गया कि मोटिवेट होंगे एम्प्लॉयज़, और जब एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होंगे तो उनके जो एफिशिएंसी है वो क्या होगी, इम्प्रूव। ठीक है। दूसरा और क्या कह सकते हैं हम कि अगर सारे जो हमारे वर्कर्स हैं जितना रेम्यूनरेशन मिल रहा है वो अपने वर्क के अकॉर्डिंग भी मिल रहा है और एक प्लस बेसिक तो मिल ही रहा है, तो उन लोगों में क्या होगा, सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फाइड जो है वर्कर है, जो हमारे वर्कर है वो क्या होंगे, सेटिस्फाइड एम्प्लॉय। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस हम क्या कह सकते हैं, यहाँ हम कह रहे हैं मोटिवेशन, तो कॉन्सिक्वेंसेस में क्या होगा कि अगर एम्प्लॉयज़ को एक बेसिक सैलरी भी नहीं मिल रही तो वो एम्प्लॉयज़ होंगे हमारे डीमोटिवेट। प्लस और क्या कह सकते हैं कि सेटिस्फाइड एम्प्लॉय है, ठीक है। तो जब हम किसी जगह पर सेटिस्फाइड हैं, जैसे सपोज आप स्कूल में पढ़ते हैं, आपको सारी टीचर्स मार्क्स देते हैं, ठीक है, तो जिसने एक कैटेगरी होती है कि भाई इतना लिखा तो 3 नंबर देने, लेकिन अगर किसी ने बहुत अच्छा लिखा तो उसको हम पूरे से पूरे 4 से 4 दे सकते हैं, बट एटलीस्ट हमें 3 नंबर तो देने ही देने हैं, और आपके साथ वो फेयर हो रहा है, आपको 3 नंबर मिल रहे हैं। तो जब आप अपना पेपर अपनी कॉपी चेक करते हो तो आप सेटिस्फाइड होते हो, हाँ यार 3 नंबर तो मिल ही रहे हैं ना, अगर मैं इससे ज़्यादा अच्छा लिखता तब मुझे फुल मार्क्स मिलते। तो वही यहाँ पर है, ठीक है। अगर सेटिस्फाइड एम्प्लॉय है तो जो एम्प्लॉयज़ टर्नओवर है ना वो हमारा नहीं होगा। अब आप कहोगे मैम ये तो पहली बार नाम सुन रहे हैं हम, टर्नओवर क्या होता है। टर्नओवर का मतलब है कि एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाएंगे। सेटिस्फाइड है भाई, वो जितना काम कर रहा है उतना प्लस बेसिक तो मिल ही रहा है उसका, तो वो क्यों छोड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जैसे आप कहीं ट्यूशन लगाते हो, आप क्या करते हो, 2-3-4 दिन का ट्रायल देखते हो, ठीक है। आप जहाँ सेटिस्फाइड होते हो, आपको लगता है नहीं भाई यहाँ पर उतना ही पढ़ाया जा रहा है जितनी मैं फ़ीस दे रहा हूँ, उतना उस लायक यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, तो आप उस ट्यूशन को ज्वाइन कर लेते हो। सेम यहाँ पर, क्या फिर उस ट्यूशन को छोड़ते हो, थ्रू आउट द ईयर आप उसको कंटिन्यू करते हो। सेम यहाँ पर अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है तो वो ऑर्गेनाइजेशन को लीव नहीं करेगा। क्लियर। तो आज हमने कितने प्रिंसिपल पढ़े हैं, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़। हमारे 14 प्रिंसिपल हैं जो हेनरी फ्योल ने दिए हैं, उसमें से हम 7 प्रिंसिपल्स कर चुके हैं विद एग्जाम्पल, विद पॉजिटिव एंड कॉन्सिक्वेंसेस। बच्चे अगर आप किसी प्रिंसिपल में एग्जाम्पल नहीं देंगे या पॉजिटिव और कॉन्सिक्वेंसेस नहीं लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि 6 नंबर की केस स्टडी आती है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ प्रिंसिपल का मीनिंग पढ़ के चले जाते हैं, जो अंदर की बातें वो समझ में नहीं आती, तो उसका लॉस सबसे बड़ा यही है कि केस स्टडी क्रैक नहीं कर सकते। जब आप केस स्टडी पढ़ोगे लगेगा ये प्रिंसिपल का मीनिंग भी ये था, ये प्रिंसिपल का मीनिंग भी ये था, फिर कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। इसीलिए मुझे एक एक प्रिंसिपल इतने एग्जाम्पल के साथ समझा रही हूँ ताकि आपको केस स्टडी क्रैक करने में प्रॉब्लम ना हो। ये मैंने क्यों लिखा, अगर मैं ये भी लिख सकती थी कि ठीक है अकॉर्डिंग टू वर्क सैलरी देनी चाहिए, लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है ना, मैं जितनी भी केस स्टडीज़ देख चुकी हूँ इस प्रिंसिपल की, वहाँ पर ये तो ज़रूर है कि इतनी सैलरी दे रहे हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो सके, या इतनी सैलरी नहीं दे रहे, तो बताओ कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है या वॉयलेट। अब बच्चों को पता ही नहीं कि ये आता किस प्रिंसिपल में है, इसीलिए मैंने आपको ये नाम भी लिखा कि अकॉर्डिंग टू वर्क तो देना ही देना है, बट एटलीस्ट इतना और देना है कि उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो सके। ठीक है, क्लियर। 7 प्रिंसिपल्स हम कर चुके हैं, अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, हैव ए गुड डे।